नमस्कार, मैं हूं रानी रूहल और भारत के बढ़ते कदम के हमारे आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मोदी जी का एक ही मंत्र है और वो है डेवलपमेंट, और जिसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डेवलपमेंट में है वो है कनेक्टिविटी, यानी कि पूरे देश को एक साथ जोड़ना, चाहे वो फिर रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो, इन सबको जोड़ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये मिनिस्ट्री आपके पास है, तो ये मिनिस्ट्री आप किस तरीके से अभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि लोगों तक, जन जन तक संपर्क हो, लोग जाने? देखिए, हमारे देश में कनेक्टिविटी ये सबसे बड़ी समस्या है और कनेक्टिविटी करने से ही देश का भविष्य बदल सकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। और इसीलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, उनने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव को मजबूत रोड से जोड़ने वाली योजना तैयार करो। और उसी समय मैंने राष्ट्रीय महामार्ग और गांवों को जोड़ने वाली योजना तैयार की। और जो योजना तैयार की उसका नाम उस समय मैंने ही रखा था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये फ्लैगशिप योजना है जो आज भी देश में चल रही है। देश में 6.5 लाख गाँव हैं, उसमें से 1,70,000 गाँवों को जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नेता ने किया है तो वो प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी है। पर आज ऐसा है कि ये इस विभाग का मैं मंत्री नहीं हूँ। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर आती है, पर राष्ट्रीय महामार्ग मेरे पास है। और अटल जी ने उस समय जो राष्ट्रीय महामार्ग शुरू किए थे उसमें बहुत गति मिली है। जो 96,000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग है, अब उसको हमने 48 लाख किलोमीटर टोटल रोड लेंथ है, उसमें से 96,000 केवल राष्ट्रीय महामार्ग है। और देश का 40% ट्रैफिक ये 96,000 किलोमीटर पर चल रहा था, पर अब हमने 96,000 किलोमीटर को 1.5 लाख किलोमीटर तक ले गए हैं। और मेरा विश्वास है कि इसके कारण देश में प्रवास तो सही होगा ही, पर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोग मर जाते हैं और 3 लाख लोग के हाथ पैर टूट जाते हैं। तो मेरा विश्वास है कि हम लोग ये जो राष्ट्रीय महामार्गों की संख्या बढ़ा रहे हैं, वो 2 लेन 4 लेन कर रहे हैं। जहाँ 10,000 PCUs का ट्रैफिक है, पहले नियम था कि 15,000 का होगा तो ही 4 लेन होगा, तो उसका 4 लेनिंग भी हम कर रहे हैं। और इन प्रयासों के कारण एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। जैसे दिल्ली का एक्सटर्नली बाईपास ये एक्सप्रेस हाईवे है, एक्सिस कंट्रोल। फिर दिल्ली मेरठ बना रहे हैं, इसका भी काम शुरू हुआ है। जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मैं जब मंत्री था तब मैंने महाराष्ट्र में बनाया था। तो आने वाले समय में रोड सेक्टर में रिवोल्यूशन होगा और इसके कारण देश का करीब 75% ट्रैफिक राष्ट्रीय महामार्ग पर चलेगा और वो रोड सब चौड़े होंगे, एक्सीडेंट की संख्या कम होगी और इतना ही नहीं तो समय बचेगा। देखिए, अभी हमने इलेक्ट्रिक बस की बात की। हमारे देश में 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल का। प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बड़ी समस्या है। हमने निर्णय किया है कि हम इसके बाद हमारी कार है, बाइक्स है, वो इथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG और इलेक्ट्रिक पर चलेगी। आपको ताज्जुब होगा, मैं जिस शहर से वहाँ हमने एक इथेनॉल पर बस शुरू की जो किसान इथेनॉल तैयार करता है। 100% इथेनॉल पर एक बस चलती है, 50 बसें चला रहे हैं। और हमारे शहर का जो सीवेज वाटर है, जो टॉयलेट का पानी है, वो हमने अच्छा करके 18 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र सरकार को बेच दिया। अब उस पानी से हम मीथेन निकाल रहे हैं और मीथेन से CO2 अलग करके नागपुर की 100 बसेस इस पर चला रहे हैं। और दिल्ली में भी जो टॉयलेट का पानी है उसके ऊपर अगर मीथेन निकाला जाए तो दिल्ली में कम से कम 500 बसेस इसमें बायो CNG पर चलेगी, जिसमें 90 to 95% पोल्यूशन कम होगा। तो धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है, इनोवेशन है, उसका उपयोग करके उसको स्वीकार करके जाना होगा। आपने देखा होगा कि हमने लिथियम आयन बैटरी का भी संशोधन करके गया, जो 55 लाख में बनती, जो 5 से 6 लाख रुपए बनी। और अब उस बैटरी पर हमने एक बस पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के द्वारा स्पीकर महोदय को दी। और मैं आपको बताता हूँ, आने वाले 2 साल में आपकी कार, आपकी बाइक, आपकी स्कूटर इलेक्ट्रिक पर चलेगी। यानी 70 रुपये का पेट्रोल और 55-56 रुपये का डीजल और 7 रुपये की बिजली, इतना फ़र्क है। रेट आधे हो जाएंगे। पोल्यूशन फ्री, कॉस्ट इफेक्टिव और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट। तो आने वाले समय में हमने ऑलरेडी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बायोडीजल, इथेनॉल, बायो CNG और इलेक्ट्रिक के सब स्टैंडर्ड्स मैं सब लगभग जाहिर कर चुका हूँ। थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, जल्दी भी महीने भर में सब हो जाएंगे। और हमने और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2020 के पहले हम यूरो 6 के
जो इमिशन नॉर्म से उसको स्वीकार कर रहे हैं, और उसके कारण हम वर्ल्ड के बराबर होंगे। और देश को स्वच्छ भारत भी बनाना है और प्रदूषण मुक्त भारत बनाना है। और वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के लिए जैसे वाटर का रिसाइकलिंग, ये गंगा में हम लोग सब जगह काम कर रहे हैं, और पोल्यूशन को भी और गंदगी को दूर करना, स्वच्छता, स्वच्छ भारत और प्रदूषण मुक्त भारत। और दूसरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ये बहुत दिनों से कहते रहता हूँ कि वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो, और वेस्ट में वैल्यू क्रिएट होगी तो रोजगार मिलेगा। जैसे गंदा पानी बेचकर 18 करोड़ की रॉयल्टी मिली, या अब उससे मीथेन निकलेगा, मीथेन से CO2 बेचेंगे तो उसका पैसा मिलेगा, बायो CNG उसका पैसा मिलेगा। अब कचरा है, अब कचरा 5 प्रकार का है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में गोबर बैंक खोली थी। अब मैं वेस्ट बैंक की कल्पना को लेकर मैं लगातार इसको प्रोपोगेट कर रहा हूँ। हर जिले में प्लास्टिक अलग हो, ई वेस्ट जो है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक वो अलग अलग एक रहे, और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अलग रखे, ग्लास अलग रखे, मेटल अलग रखे, और जो बैटरी है वो अलग रखे। और ये जो वेस्ट है ये खरीदी जाती है। उदाहरण के लिए मैं आप अभी कल्पना मैंने महाराष्ट्र की सरकार को दी है कि जो प्लास्टिक है उस वेस्ट की कीमत 12-15 रुपये किलो है ज़्यादा से। मैंने कहा आप महाराष्ट्र सरकार के और हमारे यहाँ महिला सेल्फ इसकी जो स्कीम है, सेल्फ हेड वाली जो महिला बचत गट कहते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में है। उनको अधिकार दे दो कि हर जिले में, हर गांव में वो प्लास्टिक वेस्ट महिला इकट्ठा करेगी, और वो बचत गट जो है वो 30 रुपये के भाव से खरीदी करेंगे, 15 नहीं 30 रुपये, दुगना भाव। और 30 रुपये के भाव से खरीदी करके 5 रुपये वो महिला बचत गट मार्जिन लेंगे, और 35 रुपये के भाव से हमारे जिला पंचायत, स्टेट हाईवे के जो डांबर रोड बन रहे टार के, उसके लिए यूज़ करेंगे। अब उसका 45 रुपये किलो भाव है, इसका 35 रुपये किलो भाव है, तो 10 रुपये किलो वो भी बचत होगी। और टार में आप 8% वेस्ट प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन मैंने, मेरे डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी निकाला है। तो ये एक प्रकार से वैल्यू क्रिएट होने से रोजगार भी निर्माण होगा, प्रदूषण का प्रश्न भी, समस्या सुलझाई जाएगी, और एक प्रकार से ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी है क्योंकि डांबर हम बाहर से लाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसका उपयोग करके कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, स्वच्छ भारत और प्रदूषण मुक्त भारत, तो कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ का भी काम हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार इसके ऊपर काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आने वाले 5 साल में मैं गंगा में भी उमा जी के साथ काम कर रहा हूँ, और इसी प्रकार की अनेक कल्पनाओं को वहाँ खड़ा कर रहा हूँ। मथुरा के रिफाइनरी के लिए गंगा का गंदा पानी रिसाइकलिंग करके यूज़ करना, 13 पावर प्रोजेक्ट है, वही गंगा का गंदा पानी यूज़ करेंगे। फिर वहाँ की टैनरीज है, इंडस्ट्री है, वो पानी अपना रिसाइकल करे। फिर पेपर एंड पल्प वाले, शुगर मिल है, डिस्टिलरीज है, वही पानी यूज़ करे। फिर उसी पानी को करके हम लोग रेलवे स्टेशन को भी धोए, जैसे इलाहाबाद का स्टेशन है, कानपुर का जंक्शन है, गाड़ियाँ धोते हैं, वही पानी, गंदा पानी रिसाइकलिंग यूज़ करें। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जैसे वेस्ट है, धीरे धीरे वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करना और इन्वायरमेंट के हिसाब से वेस्ट का कन्वर्शन वेल्थ में करना और नए रोजगार की निर्मित करना, ये हमारी सरकार की सोच है। गडकरी जी, आप पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में कि वेस्ट से कैसे चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, तो रिसर्च आप पर्सनली करते हैं या आपने बाकायदा पूरा डिपार्टमेंट इसके लिए है, या पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? मेरा ये दुख और दर्द का विषय है कि मैं राजनीतिक नेताओं को राजनीति का अर्थ समझाने की जो कोशिश मैंने विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में जो संस्कार हमारे ऊपर हुए, उसमें हमने माना कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इसलिए समाज के लिए, गरीब के लिए काम करना ये राजनीति है। और इसलिए मैं अपने क्षेत्र में भी 15,000 युवाओं को रोजगार दे चुका हूँ, और इसलिए कन्वर्शन ऑफ वेस्ट अनेक प्रकल्पों पे काम करता हूँ। ये मेरी पैशन है, ये मेरी कमिटमेंट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स नहीं है, केवल चुनाव लड़ना, भाषण देना और रोज़ शाम को रात को टीवी पर इंटरव्यू देना। दिस इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का सही मीनिंग ये है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, जो गरीब है, जो शोषित है, पीड़ित है, उनको रोजगार देना, गरीबी को दूर करना, गांव को अच्छा बनाना, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, दिस इज ए ट्रू पॉलिटिक्स। और हम जो अभी देखते हैं ये केवल पावर पॉलिटिक्स है। तो सत्ता की राजनीति करनी चाहिए, वो भी आवश्यक है, पर उसके साथ समाज की सेवा करना, राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण यही है कि हम गाँव में, गरीब, मजदूर, किसानों के हितों को लेकर ऐसे अनेक रचनात्मक प्रकल्प खड़े करें। नानाजी देशमुख हमारे आदर्श हैं, कितना बड़ा काम उन्होंने खड़ा किया है। क्या वैसा हर MP, हर MLA नहीं कर सकता? क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? गांव साफ सुथरा रहे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? गांव में पोल्यूशन ना रहे, वाटर पोल्यूशन ना रहे,
कोई एयर पोल्यूशन है, क्या है हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं हमारे MP MLA मिनिस्टर उसके लिए काम करें? इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक गांव दत्तक लो, काम करके दिखाओ। हमने लिया है, हम काम कर रहे हैं। और मेरे को पहले, बहुत पहले से, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। 1100 एकल विद्यालय चलाता हूँ, मैं इथेनॉल बनाता हूँ, मैं बायोडीजल बनाता हूँ, ये कटे हुए बालों से एम्यूनो एसिड बनाता हूँ। हजारों लड़कों को मैं प्रेरणा देता हूँ, तुम करो टेक्नोलॉजी, करो काम। तो मैं बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में मैं चुन कर आने के बाद मैं 5 साल में 50,000 लड़कों को रोजगार दूंगा। तो ये भी जरूरी है समाज के लिए। तो ये विकास अभिमुख रचनात्मक दृष्टिकोण, इसका सही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इम्प्लीमेंटेशन होना ये देश की आवश्यकता है। अभी जैसे कि दिल्ली में पोल्यूशन के चलते हुए ऑड और इवन रूल जो अभी लागू किया गया था, आपको लगता है पूरे इंडिया में क्या ये लागू करने की अभी ज़रूरत है? देखिए, हर जगह की स्थिति अलग है। जैसे दिल्ली में जो भी अच्छे प्रयास कर रहे, किसी ने विरोध नहीं करना चाहिए। पर जैसे अभी मैं दिल्ली का रिंग रोड बना रहा हूँ, 13,000 करोड़ के काम हमने शुरू किए। ये दिल्ली मेरठ का रोड बना रहा हूँ, मैं आपको तो 50% ट्रैफिक ही दिल्ली नहीं आएगा, दिल्ली का पोल्यूशन कम हो जाएगा। फिर मैं बहुत से रोड पर मैंने ट्रैफिक जाम के स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, उसको सुधार रहा हूँ। तो गाड़ियाँ रुकेगी, रुकती है तो गियर बदलती है, तो वो धुआं छोड़ती है, तो उससे पोल्यूशन कम होगा। दूसरी ओर बायोडीजल, इथेनॉल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक ला रहे हैं। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और प्रदूषण क्यों है उसके कारणों का अध्ययन करके, जैसे मैं रोज एयरपोर्ट जाता हूँ, आपका धौला कुआं है स्पॉट, वहाँ बीच में 2 जगह रोड तोड़ा हुआ है वो मिलिट्री को आने जाने के लिए, और वहाँ से एक रोड ऐसा जाता है स्टेशन के पास से, और रोज ट्रैफिक जाम होता है, रोज 1-1 घंटा जाते हैं लोगों के। अब मैं वहाँ टनल बना रहा हूँ, कुछ जगह क्रॉस करके अंडरपास बना रहा हूँ। मैं आपको 2 साल के अंदर उस रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं रहेगा, तो पोल्यूशन भी आधा क्या खत्म हो जाएगा। तो हमको सभी फ्रंट पर काम करना है, और आने वाले समय में यूरो 6 का अगर इमिशन नॉर्म्स हमने स्वीकार किए तो इसका भी कम होगा। और पोल्यूशन केवल पेट्रोल डीजल का नहीं है, पोल्यूशन पावर प्रोजेक्ट का है। बीच में एक IIT का रिपोर्ट आया हुआ है, उसका अध्ययन दिल्ली की सरकार ने भी करना चाहिए। ये पंजाब और हरियाणा में जो खेतों में फसल लेने के बाद जो जला देते हैं ना, इससे पोल्यूशन बढ़ा है। कुछ थर्मल पावर प्लांट है, उसके कारण है। दिल्ली के 80 किलोमीटर के परिघ में जो इंडस्ट्री है वो पोल्यूशन कर रही है, और उनका जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वो दिल्ली में आ रहा है, उसको भी रोकना होगा। तो धीरे धीरे पोल्यूशन क्यों है, ट्रैफिक जाम का कारण क्या है, फिर वो इंडस्ट्री कौन सी, उसका एक एक चीज़ का अध्ययन करके सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। कई ट्रैफिक जाम है, उसके भी स्पॉट इंप्रूव करने होंगे, और इस सब प्रकार के मिले जुले प्रयासों से फिर हमको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्पेशली अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट एरिया की, तो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप किस तरीके से कुछ काम? देखिए, हम नॉर्थ ईस्ट में 1 लाख करोड़ के रोड बना रहे हैं, और उसमें से मुझे बता दें, खुशी हो रही कि करीब 18 से 20 हज़ार करोड़ का हमने शुरू कर दिया है, और आने वाले 1 साल में लगभग हम कोशिश करेंगे कि सब काम शुरू हो जाए। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत समस्या है, हिल एरिया है, और वहाँ जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो निश्चित रूप से हमको वहाँ नए नए मार्ग ढूंढने होंगे। जैसे अभी मैं एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में एयरपोर्ट ही नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 6 लेन रोड बनाऊंगा, रोड के बाजू में एक एयरपोर्ट होगा। जब विमान उतरेगा तो बस और गाड़ियों का ट्रैफिक की जगह वहाँ रेलवे जैसा एक बंद कर देंगे ट्रैफिक, तो विमान उतरेगा और विमान एयरपोर्ट चला जाएगा, फिर एयरपोर्ट बंद हो जाएगा, फिर एयरपोर्ट का खुला होगा, विमान बाहर आएगा, तब बस और कार के एयरप्लेन उड़ जाएगा, तो फिर रोड चालू हो जाएगा। आप जो इतना जल्दी जल्दी ये सब कुछ सोच लेते हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है या आप पूरा रिसर्च करते हैं इसके ऊपर पहले? नहीं, ये मैं दिन भर सोचता भी, और मैं अनेक कल्पना जो होती है वो मुझे आती है, तो फिर मैं सबसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को अवसर मिला है देश का निर्माण करने का। हमारा एक एक मिनट महत्व का है। हम इस देश को, हमारे मातृभूमि को कितना अच्छा बना सकते हैं, कितने अच्छे नए काम ले सकते हैं, हम देश का विकास कैसे कर सकते हैं, हम देश को दुनिया के नंबर 1 की ताकत कैसे बना सकते हैं, यही तो हमारा मिशन है। जी, एक जल मार्ग के ऊपर भी आप कुछ कर रहे हैं क्या अभी? क्योंकि पहले की जो गवर्नमेंट रही है उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है इस एरिया पे, तो आप इस एरिया को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, हमारे देश में ये बहुत गंभीर विषय आपने अच्छा निकाला। हमारे देश में जलमार्ग पर केवल 3.5% कोस्टल ट्रैफिक और जलमार्ग रिवर ऑनलाइन इनलैंड वाटरवेज पर केवल 3.5% माल और पैसेंजर का ट्रैफिक है। चाइना में 47% है, कोरिया जापान में 43-44% है, और यूरोपियन देशों में 40% से ज़्यादा है। अगर आप रोड से जाते तो 1.5 रुपये खर्चा आएगा, अगर आप रेलवे से जाएंगे तो 1 रुपये आएगा, और पानी पर जाओगे तो 20 पैसे 25 पैसे खर्चा आएगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव है।
और इसलिए वर्ल्ड में रिवर साइड में, रिवर फ्रंट पर इंडस्ट्री होती है और वहाँ माल तैयार करके वो जहाज में डालकर फिर बोट पे जाता है। तो अब मैंने अपने गंगा में, हमारे देश में 5 वाटरवेज को मान्यता मिली है। वो 5 वाटरवेज में से गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, बंकिंगम कैनाल है, बैक वाटर ऑफ केरला है और महानदी है जो ब्राह्मणी कहते हैं। तो पांचों नदी पर हमने काम, 5 प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। गंगा का तो काम काफ़ी आगे गया है। हम वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज में मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं जिसके वर्क ऑर्डर दे दिए, काम शुरू हो गया है। हम गंगा में 3 मीटर का ड्राफ्ट 1620 किलोमीटर वाराणसी से हल्दिया तक बनाएंगे और इसमें सी प्लेन उतरेंगे, कैटरमैरन आएंगे, हाइवरक्राफ्ट आएंगे। अभी फरक्का की फ्लैश बांग्लादेश को एक्सपोर्ट हो रही है और साहिबगंज में पूरे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात का माल वहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो सकता है। और महानदी कोल फील्ड में वहाँ का कोल प्रोडक्शन 60 मिलियन टन से वो 300 मिलियन टन करने जा रहे हैं और वो पूरा कोयला हम पानी से पारादीप पोर्ट पे लाएंगे और पारादीप से तालचेर तक 4000 करोड़ खर्चा करके एक रेलवे लाइन भी बना रहे हैं और वो कोयला समुद्र मार्ग से महाराष्ट्र और गुजरात आएगा। उससे पावर 1 रुपये यूनिट सस्ता होगी और इससे केवल एक प्रोजेक्ट में देश का 10,000 करोड़ का फायदा है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा रिवोल्यूशन होगा। और कोस्टल ट्रैफिक, रो सर्विस चालू कर रहे हैं मुंबई में, ये फ्लोटिंग जेटीज हम ला रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस मार्ग से निश्चित रूप से देश के विकास में एक नया देश के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। आज आप भारत को जहां देखते हैं और 2019 को आप भारत कहां सोचते हैं? देखिए, भारत में अपरंपार क्षमता है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन और इसका बेसिक कारण है रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप। ये तीनों बातों को हमने सुधार कर मोदी जी के नेतृत्व में एक नई विजन वाला नेतृत्व मिला है। करप्शन फ्री हमारी सिस्टम है और फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और डेवलपमेंट, विकास की राजनीति पर हमारा जोर है। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन 2019 में देखने के लिए मिलेगा। अब ये देश को स्वाधीनता मिलकर 67-68 साल हुए और कांग्रेस को राज करने का 57-58 साल शासन करने का मौका मिला है। हम तो अभी 2 साल भी नहीं पूरे कर सके। तो लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, पर आने वाले समय में हम देश की भविष्य को ऐसी दिशा में ले जाएंगे कि देश की जनता में फिर से एक बार आत्मविश्वास पैदा होगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा और ये देश भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से भी मुक्त होगा और सुखी, समृद्ध और संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान, एक दुनिया के नंबर 1 की ताकत, ये जो हमारा सपना है, इसको हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। गडकरी जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।